नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। और ये हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में मौर्य वंश का कॉन्सेप्ट। ये चूँकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से हर वर्ष 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर वर्ष 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम होता है 2 शिफ्ट में होता है, एक दिन 2 शिफ्ट, अगले दिन 2 शिफ्ट, यानी 4 शिफ्ट में होता है। तो हर वर्ष हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी विश्वास के साथ अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखिएगा मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य भारत भूमि पर स्थापित मौर्य साम्राज्य भारत भूमि पर स्थापित पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में क्या किया था, पिरोया था। टॉपिक यहाँ से शुरू हो गई है आपका। चंद्रगुप्त मौर्य या प्रथम शासक है। तो देखिएगा परिचय, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, परिचय है। मौर्य राजवंश का संस्थापक, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य राजवंश का क्या है, संस्थापक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी वहीं पे मिलेगा सीधे चाणक्य, सी रहेगा अशोक और डी रहेगा बिंदुसार। देखिएगा भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से क्या किया था, एकबद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। थोड़ा सा देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। देखते हैं, धननंद का पुत्र वृषल तथा कुलहीन। देखिएगा विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस के अनुसार। अगला देखिएगा राजकुल से संबंधित, यानी बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य किससे संबंधित था, राजकुल से संबंधित था। आगे देखिएगा शूद्र उत्पत्ति या स्रोत कहाँ से है, तो बृहत कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र हेमचंद्रकृत, यानी प्रशिष्ट पर्वन के अनुसार। और क्या क्या जानकारी है, मेगास्थनीज की इंडिका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब पेट का पहला एग्जाम हुआ था वहीं पे पूछा गया था कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की। देखिएगा कहाँ कहाँ से और जानकारी मिलती है, तो एरियन के अनुसार, प्लूटार्क के अनुसार, जस्टिन के अनुसार और स्ट्रेबो के अनुसार और डियोडोरस के अनुसार। आगे देखेंगे प्लिनी आदि की रचनाओं से जानकारी हमें मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की विजय का श्रेय तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर में उल्लेखित। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर में उल्लेखित। घबराएंगे नहीं, मज़ेदार क्वेश्चन अब आने वाला है, ये तो आपको बस जानकारी के लिए स्रोत है। देखिएगा यहाँ से, मृत्यु के समय साम्राज्य का सीमा, मृत्यु के समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के समय क्या है, साम्राज्य की सीमा उत्तर में कहाँ तक फैली थी, तो उत्तर में हिमालय की श्रृंखला तक, पश्चिम में देखिएगा हिंदुकुश पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, दक्षिण में कहाँ तक, कर्नाटक तक। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखते हैं साम्राज्य का विस्तार। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट तो आपको मज़ा ही आएगा पढ़ने में कॉन्सेप्ट। देखिएगा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से बड़ा। नेक्स्ट है श्रवणबेगोला, यानी श्रवणबेगोला जो कहाँ पे, तो कर्नाटक में। संलेखना विधि से प्राणोत्सर्ग, यानी कहा जा रहा है कि श्रवणबेगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के दौरान अपने शरीर को त्याग कर दिया, उसी को संलेखना कहा गया। देखिएगा इसकी पहचान है सेंड्रोकोटस। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम एवं प्रयोगकर्ता। चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम एवं प्रयोगकर्ता। सेंड्रोकोटस कौन कौन लोग कहते हैं, तो स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन आ ही गया है तो मेरा नैतिक धर्म है आपको बताना। एंड्रोकोटस कौन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान, तो प्लूटार्क ने। और सेंड्रोकोटस देखिएगा फिलार्कस ने। विलियम जोन्स ने क्या क्या पहचान किया है, विलियम जोन्स के अनुसार है, ठीक ना। विलियम जोन्स इन नामों के पहचान करता, यानी उन्होंने क्या किया, पहचान किया है। आगे मज़ेदार क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध। यहाँ से टॉपिक एकदम शुरू है आपका। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध वर्ष देखिएगा 305 में हुआ था। 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध हुआ था। परिणाम क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य इसमें क्या हुआ, विजय हुआ। विजय का प्रभाव देखिएगा, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह
सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। कहीं कहीं हेलेना मिलता है, कहीं दुर्धरा है, कहीं कार्नेलिया है, 3 नाम है। आगे देखेंगे दहेज के रूप में क्या क्या दिया है सेल्यूकस ने, तो एरिया जिसे हेरात कहते हैं, आराकोसिया जिसे कांधार कहते हैं, पेरीपेंसिडियाई जिसे काबुल कहते हैं, तथा जेड्रोसिया को क्या कहते हैं तो मकरान और बलूचिस्तान कहते हैं, संधि के रूप में मिले थे। नेक्स्ट देखिएगा मेगास्थनीज राजदूत बनकर के आया था किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हो गए, मतलब आगे देखिएगा बिंदुसार। बिंदुसार कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और अशोक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है। नेक्स्ट देखते हैं अन्य नाम, बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रोकेडीज अर्थात अमित्रघाट। अमित्रोकेडीज अर्थात अमित्रघाट यानी अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ होता है दोस्तों शत्रु विनाशक। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। यह नाम कहाँ से मिला है, यूनानी लेखकों के अनुसार। यूनानी लेखकों के अनुसार। सिंहसेन इसका नाम कहाँ से मिलता है, जैन ग्रंथ के अनुसार। जैन ग्रंथ के अनुसार। देखिएगा तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए, तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो दबाने के लिए किसको भेजा था, अशोक को भेजा था दिव्यावदान के अनुसार। नेक्स्ट है स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस का आगमन, यानी इसके दरबार में कौन आया था, तो डाइमेकस नामक राजदूत आया था। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में। देखिएगा प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत कौन है, डायोनिसियस का आगमन। आगे देखेंगे सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मांग की थी। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बिंदुसार ने कहाँ के राजा से 3 मांग की थी और क्या क्या मांग थी, तो पहला है मीठी मदिरा, दूसरा है सूखी अंजीर और तीसरा है दार्शनिक। तो वहाँ के शासक ने बोला था कि हमारे वहाँ दार्शनिकों का खरीद फरोख्त नहीं होता है और इसीलिए दार्शनिक नहीं भेजा था। बाकी ये 2 इसकी जो दिली ख्वाहिश थी मीठी मदिरा और सूखी अंजीर, इसको प्रदान किया था, इसको भेजवाया था इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सम्राट अशोक। सम्राट अशोक बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में क्या था, उपराजा था। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में उपराजा था। कहाँ का, अवंती उज्जैन का। अवंती उज्जैन का। आगे देखिएगा अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, तो कहाँ पे 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था। पुराणों में इसका क्या नाम मिलता है, तो अशोक वर्धन नाम मिलता है। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति हुई थी सम्राट अशोक के शासनकाल में। बस आपको यही नहीं बताएंगे, ये भी बताएंगे किस स्थान पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलपुत्र तीस्त। अगर ये हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे बौद्ध संगीतियों वाला तो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निर्ग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख दीपवंश व महावंश में। नेक्स्ट है उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख हमें मिलता है दिव्यावदान में। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कौन किया था, तो उपगुप्त ने। आगे देखते हैं अशोक के अभिलेख। और अशोक के अभिलेख क्या क्या हैं, देखिएगा गुहालेख, ये है स्तंभलेख, इधर है शिलालेख। तो देखिएगा दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। नीचे है देखिएगा शिलालेख, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसकी लिपि क्या है, तो दीर्घ शिलालेख की जो लिपि है ब्राह्मी है, खरोष्टी है, आरामेइक है और यूनानी है। लघु शिलालेख की लिपि क्या है, लघु शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख, इसकी गुफालेख, इसकी लिपि क्या है, तो ब्राह्मी है। आगे देखेंगे सरकुना अभिलेख। देखिएगा दीर्घ शिलालेखों की लिपि, यानी बड़े शिलालेखों की जो लिपि है, तो सरकुना अभिलेख की जो लिपि है क्या है, द्विभाषिक, यानी 2 भाषाओं में मिलती है, यूनानी और आरामेइक। खरोष्ठी लिपि देखिएगा किसकी है, तो मानसेहरा अभिलेख का और शाहबाजगढ़ी अभिलेख का। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कौन सी ऐसी लिपि है जो हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो कौन कौन से अभिलेख हैं अशोक के, तो शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख। आगे देखिएगा दोस्तों आरामेइक अभिलेख। आरामेइक लिपि में कौन 2 अभिलेख लिखे गए हैं, तो तक्षशिला अभिलेख और लघमान अभिलेख। आगे देखेंगे नागार्जुन एवं बराबर पहाड़ियों पर निर्मित मौर्यकालीन प्रमुख गुफाएं नागार्जुन एवं बराबर की पहाड़ियों पर क्या है, निर्मित है। अशोक के शासनकाल में देखिए कौन कौन सी गुफा बनी थी, तो सुदामा गुफा, कर्णचोपड़ गुफा और विश्व झोंपड़ी गुफा। दशरथ के
शासनकाल में कौन सी बनी थी गुफाएं? लोमहर्षि ऋषि गुफा, गोपिका गुफा है और विदितिका गुफा है, वह गुफा है। ये किसको दान दिया गया था? तो आजीविकों के लिए दान दिया गया था। ठीक है, आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। चाणक्य, सबसे पहले देखिएगा चाणक्य। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पुराणों में उपाधि द्विजर्षभ, यानी इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र क्या है? तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है और किसके द्वारा लिखी गई है? तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है और इसमें शासन के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है और सप्तांग सिद्धांत मिलता है। बस एक नज़र देख लीजिए इस सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या है? तो अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है, मित्र है और स्वामी है। आते हैं अन्य संबंधित तथ्य। अर्थशास्त्र देखिएगा, पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत समय तक पति के विरोध में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी का उसका त्याग कर सकती थी। ये कहाँ जानकारी मिल रही है? अर्थशास्त्र। देखिएगा, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य छत्री कहकर प्रवेश दिया गया था। ये है आपका स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। यहीं पे क्या किए थे? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये देखिएगा, इस स्तंभ के आगे इस स्तंभ के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों छोटा छोटा है, पढ़ने में बड़ा दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा जूम जरूर कर लीजिएगा। अभी हम जूम करेंगे तो स्क्रीन से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिएगा, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, सारनाथ स्तंभ का। देखिएगा, इसकी प्रकृति को भारत सरकार द्वारा अपने चिन्ह पर, अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक है। इसको याद करना है, हर हाल में याद करना है, भूलना नहीं है। देखिएगा, जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान था जेम्स प्रिंसेप। खरोष्ठी लिपि क्या है? अभी आपको ऊपर बताए थे, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। अनुराधपुर यानी श्रीलंका, देखिएगा यहाँ से क्या मिला है? तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य मिला है अनुराधपुर से। अशोक का नाम देखिएगा कहाँ कहाँ मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उड़गोलम के लेखों में उल्लेखित है। इंडिका का लेखक देखिएगा, ऊपर बता चुके हैं आपको, तक्षशिला सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तक्षशिला देखिएगा मौर्य काल में क्या था? सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। आगे देखते हैं, मौर्य काल के प्रमुख व्यक्तियों एवं उनके अन्य नाम, यानी मौर्य काल के प्रमुख व्यक्तियों और उनके अन्य नाम। चाणक्य देखिएगा, चाणक्य का नाम क्या है? विष्णुगुप्त है, पाचिल स्वामी है, वात्स्यायन है, बाकी बहुत सारा नाम हम आपको बताएंगे। देखिएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की जाती है? तो सेंड्रोकोटस से की जाती है। अशोक का पहचान किससे की जाती है? तो प्रियदर्शी या प्रियदर्शिन लिखा है यहाँ पे। और बिंदुसार की पहचान किससे की जाती है? तो अमित्रघात से, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। तो मैं आशा करता हूँ कि मौर्य वंश का जो टॉपिक है आपके दिमाग में कहानी के जैसे छप गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।